Welcome back, and I hope that you all are doing well at your home and staying safe and reading and studying hard to improve yourself. बेटा ये बहुत अच्छा टाइम मिला है। इस टाइम में तुम अपने सिलेबस को स्कूल ओपनिंग से पहले ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट तैयार कर सकते हो। इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एकदम से इंस्टेंट चीज़ों पे काम होगा, एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, कैसे कवर अप होंगी चीज़ें। इसीलिए यू नीड टू मेक श्योर कि ये टाइम आपका बहुत अच्छे से यूटिलाइज होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया था सेल और सेल के बेसिक्स के बारे में, बेटा उनको आपने रीड किया है एनसीईआरटी से, उनको आपने पढ़ के समझने की कोशिश करी है, क्योंकि बेटा बेस बुक आपकी क्या है, एनसीईआरटी है। आपको पहले उसी किताब को पूरा करना है, उसके बाद आप किसी भी रिफ्रेशर पे शिफ्ट होइएगा। प्रॉब्लम यही आती है बेटा कि हम शुरुआत किस चीज़ से करें। हम पहले ही शुरुआत में रिफ्रेशर पकड़ना शुरू कर देते हैं, हमें बेसिक किताब के बारे में पता ही नहीं होता। पूरा साल निकल जाता है, लोगों के एनसीईआरटी किताब नई की नई रखी रहती है। हम हर साल देखते हैं तो भाई वो किताब ली क्यों थी, है ना, बरूले रख के खाएंगे हैं। तो इसीलिए क्या है कि अपनी पहले एनसीईआरटी का यूज़ करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है क्या कहते हैं कि उस किताब को प्रॉपरली पढ़ रहे होंगे, जो आपने डाउनलोड करी है या अपने बहन भाई की आपने ली है एनसीईआरटी, उसको पहले पूरा करना है, बाद में बाकी चीज़ों पे काम करना है। आ गई बात समझ में? चलिए, तो हमने पिछली क्लास में जो किया था थोड़ा सा एक बार हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं। हमने ये जाना था कि सेल एक बहुत ही बेसिक यूनिट है जिससे हर एक चीज़ आपके बन के तैयार हुई है। सेल हायरार्की में भी इन्वॉल्व है और सेल के क्लासिफिकेशन हमने जाने थे कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्लांट सेल और एनिमल सेल। उन सभी के हम डिटेल टॉपिक्स आपके स्टडी करेंगे। उसके बाद हमने बात करी थी आपके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, तो हम ऑर्गेनल्स को हम जानेंगे बेटा कि ऑर्गेनल्स किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, हम पहले आज ऑर्गेनल्स के बारे में ही बेटा स्टडी करेंगे और इसीलिए मैं आपकी ख़ास तवज्जो चाहूँगा कि आप प्रॉपरली इस चीज़ को समझें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, जिसमें आप ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शंस के बारे में आप जानेंगे। आ रही है बात समझ में? चलो, तो सबसे पहला हमारे पास क्या था बेटा, न्यूक्लियस था। इधर देखना ध्यान से, हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक, न्यूक्लियस क्या है बेटा, देखो न्यूक्लियस क्या है कि न्यूक्लियस को क्या कहा गया, न्यूक्लियस को कहा गया बेटा मास्टर ऑफ द सेल या कमांड सेंटर ऑफ द सेल या कंट्रोल सेंटर। ठीक, ये सारे नाम किसको दिए गए, न्यूक्लियस को। क्यों? क्योंकि बिना न्यूक्लियस की परमिशन के कोई भी काम सेल के अंदर नहीं हो सकता है। मतलब न्यूक्लियस एक ऐसी चीज़ है जो सारे कामों को कंट्रोल करती है। जैसे इंसान, अगर किसी इंसान का दिमाग ना हो, मतलब जो यहाँ दिमाग आपके अंदर ब्रेन है, उसको अगर निकाल दिया जाए तो क्या वो इंसान कुछ कर पाएगा? क्या उसकी बॉडी कुछ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? तो उसका जो मेन सेंटर है जहाँ से हर एक चीज़ को, काम को कोऑर्डिनेट, रिलेट या करा जाता है, वो है ही नहीं साहब। वैसे कुछ लोग होते हैं इनके पास दिमाग नहीं होता है। चलिए, खैर तो मजाक की बात थी कि दिमाग नहीं होता, होते हुए भी नहीं होता है ना। तो हम वैसे दिमाग वालों की बात कर रहे हैं, सब दिमाग वाले यहाँ बैठे हुए हैं कि क्या कि भाई इसी तरीके से न्यूक्लियस ही बेटा एक वो हिस्सा है जिसके ज़रिए कोई भी सेल काम करेगा। अगर वो नहीं हुआ तो काम नहीं होगा। ठीक है, अगर हमको करना है तो क्या है, किसी भी चीज़ को कराना है सेल के अंदर, तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है। इसीलिए न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर, कमांड सेंटर, मास्टर ऑफ द सेल, कई नामों से उसको बुलाया जा रहा है, क्योंकि सारे काम किसके थ्रू हो रहे हैं, इसी के थ्रू कराए जा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे और बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊंगा कि कंपोनेंट्स क्या हैं भाई न्यूक्लियस के, कि न्यूक्लियस को कौन कौन काम करने में मदद करता है या न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास है बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ध्यान से समझना, क्या आई पहली हमारे पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आई बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या आई, न्यूक्लियोप्लाज्म।
तीसरी चीज मेरे पास क्या आई बेटा, न्यूक्लियोलस। ठीक, चौथी चीज मेरे पास क्या आई बेटा, क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक, ये चार चीजें आई हैं आपके निकल करके। ठीक है, चलो एक और भी मैं लिख के देता हूं यहां आपको और समझाने के लिए, क्या, जेनेटिक मटेरियल। ठीक, क्या आया मेरे पास, आया बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल। मतलब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी क्या, कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल है, कमांड सेंटर ऑफ द सेल है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, मास्टर ऑफ द सेल है। मतलब कि बिना न्यूक्लियस की परमिशन के सेल के अंदर किसी भी तरीके के काम को हम नहीं करा सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर अगर हम किसी के सेल का न्यूक्लियस हटा दें तो क्या वो काम ही नहीं करेगा? बिल्कुल सही बात है। कैसे काम करेगा भाई, कैसे काम करेगा? अगर आप उसका न्यूक्लियस हटा दोगे, भाई जैसे मैंने आपको बताया किसी का दिमाग अगर आप निकाले दे रहे हो तो काम कैसे करेगा? या जिन लोगों का दिमाग कम होता है या जो लोग थोड़े से पागल टाइप्स होते हैं तो उनका क्या होता है, जो बीमारियों के अंदर होते हैं उनसे क्या होता है, कैन दे डू प्रॉपर वर्क, कैन दे अंडरस्टैंड, कैन दे रीड, कैन दे राइट प्रॉपरली, कैन दे वॉक, कैन दे अंडरस्टैंड द थिंग्स? नो, दे कैन नॉट। Why? Because their main command center, their main control center is not coordinating or working properly. Similarly, the nucleus is the brain or the main part of the cell which is responsible for multiple functions. And if those functions cannot be controlled, then how will the cell work? तो सेल को काम कराने के लिए हमारे पास कौन है, न्यूक्लियस है, विच इज द मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट, मोस्ट इसेंशियल पार्ट, एंड विदाउट विच नो सेल कैन फंक्शन। अब उसको काम कराने में कौन कौन मदद कर रहा है? मेरे पास आ गए भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया, न्यूक्लियोलस आ गया, क्रोमैटिन मटेरियल आ गया, जेनेटिक मटेरियल आ गया। अब देखो अगर मैं न्यूक्लियस को बनाता हूँ बेटा, देखो अगर मैं एक न्यूक्लियस का एक रफ डायग्राम बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये मैं समझना कि ये सेल बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस का मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस का थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू है, या आप कह सकते हैं एनलार्ज्ड व्यू है, जिसमें मैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की चीज़ों को जानने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब देखो मैं कुछ और कलर के चॉक्स लेता हूँ जिससे मैं कुछ और चीज़ों को बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या बात करी मैंने। अब देखो यहाँ पे एक कोने में यहाँ पे एक डार्क आपके स्ट्रक्चर होता है, डार्क रीजन होता है इसके अंदर, और इस डार्क रीजन को मैं न्यूक्लियोलस कहता हूँ। क्या कहता हूँ? न्यूक्लियोलस। सर्कुलर डार्क स्ट्रक्चर होता है जिसे मैंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियोलस का। ठीक, इसके अलावा इसके अंदर बेटा यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को मैं क्या कहता हूँ? क्रोमैटिन मटेरियल। ये बाहर जो मेम्ब्रेन है ये कैसी है? इस मेम्ब्रेन का नाम है, बाहर वाली मेम्ब्रेन का नाम है बेटा क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नाम है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम इसको लेबल करके देखते हैं। रेड वाला जो है ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोलस। ठीक, येलो वाला हमारा क्या है? क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन मटेरियल। ये जो अंदर एम्प्टी स्पेस है इसके, ये क्या है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसमें फ्लूइड फील्ड होता है, फ्लूइड की तरह होता है, जेल लाइक होता है ये हिस्सा आपके। कैसा होता है? जेल लाइक हिस्सा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चीज़ को समझो कि कौन सी चीज़ कैसे कहाँ पे अरेंज्ड है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ है? वो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो पहली वाली हमने देखी थी। अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो आपका ये रेड कलर का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है ये क्या है? न्यूक्लियोलस।
और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है हमारा क्रोमैटिन मटेरियल है। आ रही बस में। तो ये सब चीज़ें मिलकर के किसको बना रहे हैं, ये सब चीज़ें कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस हैं। यानी कि ये सारे वो हिस्से हैं जो न्यूक्लियस को काम कराने में अलग अलग जगहों पे आपके मदद करते हैं, या इनके पास वो सारे कोड मौजूद हैं जो पूरे एक सेल को काम कराने में आपके क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो अगर मुझे इन सब का काम कराना है तो इन सब का काम कराने के लिए मेरे पास कौन मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक, अब देखो अगर हम इन सब के अलग अलग काम देखें तो देखो क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर मैं पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करूँ बेटा, देखो अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या काम है बेटा इसका, इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन का काम करेगी। न्यूक्लियस के बाहर लगी हुई लेयर, एक झिल्ली, एक कवरिंग जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, वो किस लिए मदद कर रही है, प्रोटेक्शन में मदद कर रही है। ठीक, उसके बाद हमारे पास कौन आए, न्यूक्लियोलस। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की, ये क्या करते हैं बेटा, ये आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं टू प्रोड्यूस राइबोसोम न्यूक्लियर प्रोटीन्स। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अपने खुद के जो इंटरनल प्रोटीन्स हैं जो उसके अंदर हमको देखने को मिल रहे हैं, वो प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन्स कहलाते हैं। कि भाई इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर की अगर मैं बात करूं तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है, इसके बाहर साइटोप्लाज्म का हिस्सा आ जाएगा बेटा, ऐसे ये सेल के बाहर ये न्यूक्लियस, और ये बाहर क्या आ गया आपके साइटोप्लाज्म का हिस्सा आ गया। तो अब साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोटीन बनाएंगी, जैसे राइबोसोम भी उसमें एक है आपके जो प्रोटीन बनाता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रोटीन बना रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन कौन बना रहा है, न्यूक्लियोलस। आपके लेवल पे इतना आपको याद रखना अभी इम्पोर्टेंट है कि न्यूक्लियोलस क्या कर रहा है, वो आपके न्यूक्लियर प्रोटीन को बनाने में आपके मदद कर रहा है। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या आया, इसके बाद हमारे पास क्या आया, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो क्या है, अगर मैं बात करता हूँ बेटा किसकी, न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो देखो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये क्या है बेटा, ये आपके फ्लूइड लाइक रीजन इन द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो ये फ्लूइड वाला हिस्सा है, लिक्विड वाला हिस्सा, क्यों है भाई ये फ्लूइड यहाँ पे, ताकि क्या हो कि ये सब आपस में उलझ ना जाए। जैसे आपने कभी देखा हो तागा, तागे का गुच्छा, अगर आप ऐसे ही उसको छोड़ दो तो क्या हो जाता है, उलझ जाता है, तो सुलझाते रहो। यहाँ पे तो उलझने की कंडीशन ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पे अगर वो उलझ गया तो सुलझाएगा कौन, कैसे सुलझाएंगे उसे भाई। यहाँ को ये थोड़ी है कि भाई यहाँ सेल के अंदर हाथ डाला, हाथ डाल करके हम भाई क्या कर रहे हैं, भाई अंदर प्रोटीन को सुलझा रहे हैं, पॉसिबल है ये नहीं है। तो इसीलिए क्या है बेटा, ये वाली बात है कि इनके पास अपना खुद का मैकेनिज्म होता है। क्या मैकेनिज्म होता है, इनके पास अपना खुद का यहाँ पे फ्लूइड कंटेंट होता है या लिक्विड कंटेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आपस में उलझने नहीं देते या न्यूक्लियोलस में उलझने नहीं देते। तो उन चीज़ों में आपके मदद करता है क्या, जो फ्लूइड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म का। ठीक, फिर इसके बाद क्या बात आई हमारे पास बेटा, क्रोमैटिन मटेरियल। अब देखो ये क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल। अब देखो क्रोमैटिन मटेरियल क्या करते हैं बेटा, ये कंडेंस होते हैं। ये बताऊंगा कंडेंस होना क्या होता है। कंडेंस होते हैं, जैसे कंडेंसेशन पढ़ा होगा ना, कंडेंसेशन सेम वैसी कहानी है, लेकिन वहाँ पानी की कहानी थी, यहाँ पानी की कहानी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंडेंस होते हैं। ये कौन कंडेंस होते हैं, ये कंडेंस होते हैं कौन, क्रोमैटिन मटेरियल को शॉर्ट में CM लिख रहा हूँ। जो कंडेंस क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं बेटा, वो क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स। ये आई इम्पॉर्टेंट बात। क्या इम्पॉर्टेंट बात आई कि कंडेंस्ड
क्रोमैटिन मटेरियल क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स को बनाता है। आ रही बात समझ में? अब क्रोमोसोम क्या है भाई? देखो, कंडेंसेशन का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे कंडेंस होने का मतलब है पास पास आना। तो ये जब थ्रेड पास पास आते हैं तो ये एक अलग नया सा स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस यूनिक स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। कैसे? देखो, ये जो है, अब मैं अगर क्रोमोसोम बना के दिखाऊं बेटा तुम्हें, तो ये हमारे पास आ गया क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं ये कंडेंस होते हैं, पास पास आते हैं और इनसे क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। ये क्या है बेटा? ये हमारे पास क्रोमोसोम का आर्म है। ये क्या कहलाते हैं? ये आर्म्स हैं इसके। और ये क्या है? ये कहलाता है सेंट्रोमियर। क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। मतलब सेंट्रोमियर वो सेंट्रल पोर्शन होता है जिससे दो क्रोमैटिन थ्रेड आपस में आकर के जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल। अब देखो, जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के आर्म्स पे ही पाया जाता है। ये यहाँ पे, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या पाया जाता है? यहाँ पे हमारे पास होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास है बेटा जेनेटिक मटेरियल। आर्म्स के जो एंड्स होते हैं उनमें हमारे पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? क्या हो रहा है? मतलब कि हमने क्या बात करी कि न्यूक्लियस क्या है? मास्टर ऑफ द सेल है। हर एक चीज़ किससे कंट्रोल हो रही है? न्यूक्लियस से कंट्रोल हो रही है। ठीक है। अब न्यूक्लियस के काम करने में कौन कौन मदद कर रहा है? सब हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल। ये सब मिल करके न्यूक्लियस के कामों को अंजाम देने में आपके मदद कर रहे हैं। अब कौन कहाँ पाया जाता है, किस जगह मौजूद है, तो उस चीज़ को हमने जाना इस डायग्राम के अंदर, जिसमें हमारे पास हर एक चीज़ की अपनी अपनी रेस्पेक्टिव लोकेशंस मौजूद हैं। कि भाई ये बाहर क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लाल रंग का क्या हो गया? न्यूक्लियोलस। येलो फाइबर किसके हैं? क्रोमैटिन मटेरियल के। और जो अंदर इसका बेस है पूरा, वो क्या कहलाने लगा? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाने लगा। अब हमने क्या किया? इन सब के अलग अलग फंक्शंस के बारे में जाना कि भैया कौन क्या काम करता है, यहाँ पे किसका किस तरीके से क्या रोल है। कि भाई नाम तो हमने बहुत सारे जान लिए, अब इन नामों में किसका क्या रोल है वो हम जान लें। तो वो रोल क्या है हमारा? हमने ये जाना कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, भाई मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, बाहर की तरफ मौजूद है, तो उसका बेसिक काम क्या होगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। भाई इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और ऑर्गेनल है, इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो भाई प्रोटेक्शन तो बनती है। भाई जो इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि सारे काम उसी के थ्रू हो रहे हैं, तो भाई अगर वो नहीं होगा तो काम कैसे पूरे होंगे? तो इसीलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे क्या मौजूद है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर क्या आया? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? जो अंदर ये लाल रंग का पोर्शन हमने देखा उसे हमने क्या कहा? न्यूक्लियोलस। ठीक। फिर क्या आया हमारे पास? फिर हमारे पास आया कि आपके न्यूक्लियस का काम क्या है? कि ये रेस्पॉन्सिबल है क्या प्रोड्यूस करने के लिए? न्यूक्लियर प्रोटीन। यानी कि न्यूक्लियस का जो अपना खुद का प्रोटीन है वो किसके थ्रू बन रहा है? न्यूक्लियोलस के थ्रू बन रहा है। ये भी याद रखिएगा, एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑर्गेनल या विच स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन। तो न्यूक्लियर प्रोटीन कौन बना रहा है? न्यूक्लियोलस बना रहा है। ठीक। देन कम्स द न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बह सके, मूव हो सके। तो वो फ्लूइड लाइक हिस्सा वो क्या है? ये इसका बेस है हमारा। ये बेस क्या है? दिस बेस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। क्यों? ताकि ये फाइबर इसमें ना घुसे और ये इसमें ना मूव करे, सब अपनी अपनी पोजीशन पे मेंटेन रह सकें। क्लियर? अब इसके बाद क्या कहानी आई? फिर ये कहानी आई भाई कि क्रोमैटिन मटेरियल क्या है। आज सिंपल एज दैट कि भाई जो लास्ट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसमें, वो देख रहे हैं क्रोमैटिन मटेरियल का, कि भाई ये क्या है, ये क्या करता है, इसका क्या रोल है।
तो ये क्या है बेटा, ये कंडेंस होंगे, यानी कि पास पास आएंगे। और जब ये कंडेंस होंगे और पास पास आएंगे तो कंडेंस होने के बाद ये क्या करेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमोसोम। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं क्रोमोसोम के नाम से। क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास बेटा, जेनेटिक मटेरियल है। तो अब एक चीज़ और जान लीजिए एंड में, जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं बेटा वो हमारे दो कैटेगरीज में होते हैं। कौन कौन से, एक हो गया डीएनए और दूसरा हो गया हमारा आरएनए। डीएनए क्या है बेटा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए है हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए है। और आरएनए क्या है बेटा हमारा, आरएनए है हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा क्या है आरएनए। तो ये दो तरीके के जेनेटिक मटेरियल हमारे पास मौजूद है और ये दोनों जेनेटिक मटेरियल, डीएनए तो ह्यूमन से पाया जाता है, आरएनए वायरसेस के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है और ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ लोकेटेड है, आर्म्स के ऊपर लोकेटेड है। किसके आर्म्स के ऊपर, क्रोमोसोम्स के आर्म्स के ऊपर हमारे पास ये लोकेटेड है। आ रही है बात समझ में? इनका बहुत बड़ा रोल है, क्यों, क्योंकि इसी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। जो हम कह रहे हैं ना मास्टर ऑफ द सेल है, सारे काम यही करेगा। तो उन कामों को अंजाम देने की जो इन्फॉर्मेशन है छुपी हुई है, वो कहाँ छुपी हुई है, यही छुपी हुई है इसी हिस्से के अंदर आपके। तो कौन सा काम किस तरीके से अंजाम देना है, किस तरीके से आपको करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये न्यूक्लियस का हिस्सा आपके समझ में आया होगा प्रॉपरली, आपने इस चीज़ को ढंग से जाना होगा, समझा होगा। अब बेटा इसको एक बार आपको एनसीईआरटी से रीड करना है, समझना है, ताकि आप और अच्छे से उसके बारे में आप जान सकें। और इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ मौजूद हैं वो एक्टिविटीज़ भी आपको पढ़नी है ताकि आप उसको समझ सकें। बाकी ये है कि हम इन चीज़ों को और डिटेल में आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। पहले बेसिक कवर करेंगे, फिर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करेंगे, ताकि आप में से जो भी बच्चे इस साल एनटीएससी, एनएसटीएससी, आईएमओ, आईएसओ जो आप देना चाहें, आप उसको अच्छे से तैयार कर सकें। ठीक है, चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ माइन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।